हेलो बच्चों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर प्रिंट कल्चर में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और यकीन मानिए आपको सारा टॉपिक मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है? तो धीरे धीरे मेरे साथ बने रहे। मैं आपको यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। हाँ, लेक्चर 1 में मैंने आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों करवा दिया है। यहाँ पे मैं ब्लॉक 3 लेकर के आया हूँ और ब्लॉक 3 काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हमारे साथ ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब हम ब्लॉक 3 देख लेते हैं ध्यान से। मैं माइक चेक कर ले रहा हूँ, वरना एक बार मेरे साथ ऐसा प्रैंक हो चुका है। माइक चेक कर लेता हूँ पहले, आगे देखते हैं। देखिए, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या है और उसका इंपैक्ट यानी उसका असर क्या पड़ा था। 3.1 देखते हैं सबसे पहले। ए न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नया रीडिंग पब्लिक। प्लीज ध्यान से समझिए, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सॉरी सब्जेक्ट है। ध्यान से समझिएगा इसको। एक नया रीडिंग पब्लिक आ चुका था। इसके मैंने 5 पॉइंट लिखवाए हैं, ठीक है? किताबों से ही उठा करके मैंने लिखा है और किताबों से ही मैं हमेशा किताबों का यूज किया करता हूं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक नया रीडिंग पब्लिक अब सामने आ चुका था, ऐसा पब्लिक जो अब पढ़ रहा था। प्रिंटिंग आने की वजह से किताबों के दाम काफी कम हो गए, क्योंकि वो प्रिंट करके अब निकल रहे थे। अब हाथों से लिखना नहीं पड़ रहा था, पहले हाथों से लिखना पड़ रहा था। तो हाथों से लिखने वालों को क्या करना पड़ता था? हमें रखना पड़ता था कि आप हाथों से लिखिए। द टाइम, हाँ अब देखिएगा, द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर एज। कहने का मतलब अब बड़ी ही आसानी से एक समय में ढेर सारी चीजें प्रिंट हो जा रही हैं किताबों में, ठीक है? किताबों में अच्छे से वो प्रिंट हो जा रही हैं और वो आसानी से आप पढ़ रहे हैं। बुक्स फ्लडेड द मार्केट। बुक्स फ्लडेड, फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ आना होता है। यहाँ पे बाढ़ आना नहीं है बच्चों। बुक्स फ्लडेड द मार्केट कहने का मतलब है कि अब पूरे मार्केट में किताबें छा चुकी थी। अब किताबों से लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, और सभी रीडरशिप, जितने पढ़ाकू लोग हैं उन सब तक ये किताबें पहुंच रही थी। ड्यू टू प्रिंट टेक्निक, प्रिंट टेक्निक के आने से जो नया रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुआ था वो हियरिंग पब्लिक के जगह पे, मतलब पहले ऐसे लोग थे जो सिर्फ बातों को सुना करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है बच्चों कि अब लोग जो है बातों को सुन नहीं रहे हैं बल्कि उसे पढ़ रहे हैं। वो किस वजह से हो पाया है? प्रिंट टेक्निक की वजह से हो पाया है। अब बुक्स जो है वो काफी वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल तक पहुंच रहा है, काफी ढेर सारे लोगों तक किताबें पहुंच रही हैं। आइए 3.2 देखते हैं। रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। हाँ, अगर प्रिंट अच्छा था बच्चों तो प्रिंट का डर भी था, यानी फियर भी था, यानी डर भी था। क्या डर था उसके बारे में देखता हूं। रिलीजियस डिबेट, धार्मिक बातें होंगी, और प्रिंट का क्या है? डर है। प्रिंट क्या है? डर है। आइए देखते हैं। Many were feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread। देखिए क्या डर था? डर ये था कि अगर कोई कंट्रोल न रहे, नो कंट्रोल ओवर किस चीज पे? व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रीड, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या प्रिंट किया जा रहा है, अगर इस पे कंट्रोल न रहे तो ऐसा डर था कि हो सकता है विद्रोही बात या फिर कोई अधार्मिक तत्व, अधार्मिक सोच कह सकते हैं, वो फैल सकता है। मतलब कुछ लोगों को ये डर था कि ऐसी बातें न छप जाए जिससे हमारा धर्म खराब हो जाए, ऐसी बातें न छप जाए जिससे लोग विद्रोही हो जाए और मेरे खिलाफ चले जाए। 1517 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लो इसको, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, मार्टिन लूथर किंग। हाँ, इसके बारे में मैंने 12th क्लास में पढ़ाया है। मार्टिन लूथर किंग जो है उनका जो वो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन हालांकि उनकी डेथ होती है बहुत ही बुरे तरीके से। इनकी हत्या कर दी जाती है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं था, इनकी हत्या हुई थी। इन्होंने लिखा था 95 थेसिस, आप इसे याद कर लें। 95 थेसिस आपसे पूछेगा ही पूछेगा। कब लिखा गया था? 1517 में लिखा गया था। कौन लिखे थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। हाँ, किंग जूनियर यहां नहीं लिखा है। इस बुक में क्या था? इन्होंने क्रिटिसाइज किया था किस चीज को बच्चों? तो प्रैक्टिसेज एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च के बुराई किया था इन्होंने बुराई की थी मार्टिन लूथर किंग ने। किस किताब में? 95 थेसिस में। लूथर जब ये बातें लिख करके आए थे तो एक नया टेस्टामेंट लेकर के आ गया था, और उसके बीच में क्या हो गया? इनके लिखने से क्या हो गया? डिवीजन। क्या हो गया बच्चों? डिवीजन। किस में डिवीजन हो गया? चर्च में डिवीजन हो गया। और
किस चीज का बिगिनिंग हो गया? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। किसका हो गया? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियन जो है वो दो है, ठीक है, एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथोलिक। तो यहाँ पे रोमन कैथोलिक के क्रिटिसाइज किया था, तो प्रोटेस्टेंट लोगों ने अपना दोबारा बनावट करने की बात कर दी थी। रोमन चर्च बिगैन इंक्विजिशन to repress heretical and 1558 and began to maintain an index of prohibited books। अब देखिए बच्चों, जिसकी सरकार रहेगी वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी सरकार गिरे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे लिखे थे किसके विरुद्ध में? कैथोलिक के बारे में। अब कैथोलिक वालों ने क्या किया है कि रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने क्या किया है, इन्होंने न्यायिक जांच मांग ली, कोर्ट को बुलाओ, जांच पड़ताल बिठाओ। 1558 में जांच पड़ताल बिठाया गया और कहा गया कि एक मेंटेन करो, एक ऐसा इंडेक्स मेंटेन करो जो प्रोहिबिटेड बुक्स को साथ में रखे। कहने का मतलब बच्चों, ऐसे बुक्स छपने ही नहीं चाहिए जो मार्केट को पसंद नहीं है। तो ये स्लाइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ये बिल्कुल नोट्स है, जो भी इसे नोट डाउन करते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, ये बिल्कुल नोट्स ही है, आप इसका आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, प्रिंट एंड डिसेंट, ठीक है, 3.3 आपका टॉपिक है। इन द 16th century मेनोकियो अ मिलर इन इटली। मेनोकियो जो था, जो कि एक मिलर था, क्या था बच्चों? आटा, हाँ, जहां पे आटा पिसाता है इटली में, जहां पे गेहूं को पीसा जाता है, वो एक मिलर था। कौन था? मेनोकियो। इसने क्या किया था? किताबों को पढ़ना शुरू किया जो मार्केट में अवेलेबल था। मतलब ये एक आम आदमी था, ठीक है, ये एक आम आदमी था। और 16th सेंचुरी में इटली में इसने क्या किया? किताबों को पढ़ना शुरू किया, जो भी इसके आसपास किताबें मौजूद थी उसको ये पढ़ना शुरू किया। He reinterpreted the message of Bible। और पढ़ के इन्होंने क्या किया? बाइबल के मैसेज को दोबारा से बताया और एक नया व्यू लेकर के आया भगवान को देखने का, और भगवान ने जो बनाया है उसको देखने का। और ये जो नया चीज लेकर के आया था, ये जो नया मैसेज लेके आया था मेनोकियो, इसकी वजह से गुस्सा हो गए, इनरेज मतलब गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गया? रोमन कैथोलिक चर्च वाले। पहले तो मार्टिन लूथर किंग ने परेशान कर दिया, अब कौन परेशान कर दिया? मेनोकियो ने परेशान कर दिया। फिर क्या होता है? 1558 से रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसने भी शुरू कर दिया कि हम मेंटेन करेंगे, किस चीज को मेंटेन करेंगे? प्रोहिबिटेड बुक्स को हम लोग एक इंडेक्स मेंटेन करेंगे कि इस प्रकार की किताबें न छपे। ऐसा रोमन चर्च वालों ने करना शुरू कर दिया था। आगे अब इसका इफेक्ट क्या होता है हम देखते हैं। इफेक्ट क्या था? प्रिंटिंग रिड्यूसेस। हाँ, इफेक्ट क्या है प्रिंट रेवोल्यूशन का? देखते हैं। प्रिंटिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बुक। प्रिंटिंग के आने से किताब का दाम कम गया था, टाइम और लेबर जो था वो भी धीरे धीरे कम गया था। मतलब समय कम लग रहा था, मेहनत भी कम लग रही थी। मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस इजिली। ढेर सारा कॉपी प्रोड्यूस हो रहा था। सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज ओपन न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब बच्चों जब कोई पढ़ना शुरू करेगा तो उसको ढेर सारी आइडिया तो आएंगी। जब ढेर सारे आइडियाज आ रहे थे तो जिस कारण से एक नया डिबेट और डिस्कशन छिड़ गया था। It brought new intellectual atmosphere, helped to spread the new ideas that led to reformation। अब ये नया बौद्धिक चीजों को लेकर के आया और नए तरीके से इस चीज को रिफॉर्मेशन करना शुरू कर दिया था। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड पीपल। अब जो कम पढ़े लिखे भी लोग थे वो भी अब इन बातों को समझ पा रहे थे, इन आइडियाज को अपने आप में ला रहे थे। The uniting of enlightened thinkers helped in French Revolution। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी काफी हेल्प हुआ जब लोगों ने इस किताब को पढ़ा था। कुछ आपको टर्म्स दिए हुए हैं। बैलेड है, एक हिस्टोरिकल अकाउंट कह सकते हैं, फिर लोक कथा कह सकते हैं। टैवरेंस है, एक ऐसा प्लेस जहां पे लोग अल्कोहल पीने के लिए मिलते हैं या फिर दोस्तों के साथ मिलते हैं या फिर जहां पे खाना खाने के लिए मिलते हैं, न्यूज को एक्सचेंज करने के लिए मिलते हैं, क्या कहते हैं? टैवरेंस कहते हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन देखिएगा, ये 16th सेंचुरी में हुआ था। ये मूवमेंट था जो कि रिफॉर्म किया गया था किसको? कैथोलिक चर्च को, जो रोम के द्वारा डोमिनेट किया गया था। तो ये स्लाइड भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे रीडिंग मैनिया यानी पढ़ने का पागलपन। ब्लॉक 4 है आपका, पढ़ने का पागलपन देखते हैं। Church of different denominations set up schools in village carrying literacy to peasants and artisans। अब क्या हो रहा था कि अलग अलग जगहों के जो चर्च थे उन्होंने स्कूल खोलना शुरू कर दिया था गांव में, ताकि लिटरेसी जो है किसानों तक भी पहुंच सके और छोटे मोटे जो कारीगर है उन तक भी ये लिटरेसी पहुंच सके।
कुछ कुछ पार्ट ऑफ यूरोप में लिटरेसी रेट जो था 60 से 80% चला गया था। इंग्लैंड में कहीं कहीं छोटे छोटे चैप बुक्स बिकना शुरू हो गए थे, और जो चैप बुक्स छोटे छोटे बिकते थे वो चैपमैन बेचा करते थे। पेटी पेडलर्स, पेडलर्स कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? पेडलर्स कहने का मतलब फेरीदार, जो नहीं घूमते रहते हैं 10 रुपए का सामान या 20 रुपए का सामान लेकर के एक तरह से, उसको कहते हैं चैपमैन। उस समय में कहा करते थे। फ्रांस में उस वक्त बिलियोथिक ब्लू, जो कि बहुत ही लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स था, ये प्रिंट हुआ करता था पुअर क्वालिटी पेपर के ऊपर और बाउंड इन अ चीप ब्लू कवर, और इसका कवर भी कैसे रंग का था? ब्लू रंग का था, बिलियोथिक ब्लू। ये किताब छपा करता था। ये किताब काफी कम दाम की थी, काफी सस्ती किताब थी। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स भी छपने लगे थे और इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया था वॉर के बारे में। किसके बारे में? वॉर, व्यापार के बारे में, साथ ही साथ डेवलपमेंट के बारे में और दूसरे जगहों के बारे में अब पता चलना शुरू हो गया था। ये सब कुछ कैसे हो पाया? ये सब कुछ हो पाया प्रिंट की मदद से। हाँ, पढ़ने की वजह से हो पाया क्योंकि लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। अब देखते हैं हम 4.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका हिंदी बड़ा मजेदार है। दुनिया के जालिमों, आपको नहीं बोल रहा हूं, दुनिया के जालिमों जाग उठो तुम। हाँ, दुनिया के जालिमों, टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जालिमों जाग उठो तुम। इसमें देखते हैं क्या था। बुक्स जो था वो एक तरह से प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट लेकर के आ रहा था, ज्ञान का प्रकाश लेकर के आ रहा था। बहुत सारे बिलीव कर रहे थे कि बुक्स जो है वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी को लिबरेट कर सकते हैं। किसी से? डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म मतलब क्या? यहाँ पे क्या एक नेपोटिज्म होता है, ये है डेस्पोटिज्म। यहाँ पे एक तरह से एक ऐसा रूल लेकर के आ रहा जो लोगों का हो, वो लोगों का हो, और यहाँ पे जितने भी आतंकवाद क्या जो जालिम लोग हैं उनकी यहाँ पे शासन खत्म हो जाए। तो डेस्पोटिज्म को हटाने का ऐसा मानते थे कि अगर ऐसा सब बुक्स जो है वो पढ़ेंगे तो लोग अपने आप में लिबरेट हो सकते हैं, सोसाइटी में लिबरेट हो सकता है। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर, याद रखिए ये नाम, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर जो है ये एक नोवेलिस्ट थे फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। इन्होंने डिक्लेयर किया था द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। इन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस जो बहुत ही पावरफुल इंजन है और लोगों के मदद से यहाँ पे डेस्पोटिज्म को यह हटा सकता है। मर्सियर ने यह भी कहा था ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। दुनिया के जालिमों अब तुम जाग जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे लिखने और पढ़ने वाले आ चुके हैं, क्योंकि अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे लिखने पढ़ने वाले आ चुके हैं, तो अब आप जालिमों का यहाँ पे कोई समय नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बस एक और स्लाइड है 4.2 है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं ये अगले लेक्चर में फिर लेकर के आऊंगा 5, 6, 7, 8 और 9। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाँ, प्रिंट कल्चर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जुड़ा था तब क्या हुआ था देखते आइए। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड न्यू कंडीशंस विदिन विच फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, प्रिंट कल्चर उस पर बहुत योगदान दिया था। लोग अब पढ़ पा रहे थे और फ्रांस के बारे में जान पा रहे थे कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, क्या क्या करना चाहिए फ्रांस में, तब वहां पे लोग आजाद हो सकते हैं। पहला था प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। जितने भी लोग जो सोचने वाले थे, जो शिक्षाविद थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनकी अब चीज प्रिंट हो रहे थे और लोगों तक पहुंच रहे थे। इस कारण से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। मतलब ये भी एक कारण था, और भी बहुत सारे कारण थे, ये भी एक कारण था। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जब प्रिंट आ चुका था तो नए तरह का बहस छिड़ गया था, नई नई बातें आ गई थी। 1780 तक देयर वॉज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर। साहित्य आ चुका था जो कि मजाक उड़ाया करता था, मॉक्ड, मजाक उड़ाया करता था। रॉयल्टी, रॉयल्टी दो ही थे ना बच्चों, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, क्लर्जी और नोबिलिटी का मजाक बनाया करता था और उनके नैतिकता को भी आलोचना किया करता था। प्रिंट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग आइडियाज। प्रिंट ने आइडियाज को स्प्रेड करने में काफी हेल्प किया। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स एंड इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर वे। और हाँ, जब प्रिंट छपना शुरू हो गया तो उन लोगों ने कुछ अपनी बातें भी रखी, कुछ दूसरों की बातें भी रखी। जो चीजें अच्छी लगी उसको एक्सेप्ट किया, जो चीजें खराब लगी उसको डिलीट कर दिए थे। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक था 3 और ब्लॉक 4 बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको करवा दिया है।
अब हम आगे किस वीडियोस में देखेंगे, आए कि लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे ब्लॉक 5, 6, 7, 8, 9। मैंने जानबूझकर इसे ब्लॉक बाय ब्लॉक पढ़ाया बच्चों, क्योंकि इसे वन शॉट में मैं करने को तो कर दूं। इट इज नॉट हार्ड बच्चों, ये हार्ड नहीं है, मैं वन शॉट में कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा जब आपको चैप्टर समझ में ना आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं वर्ड टू वर्ड बताता जाऊं ताकि चैप्टर्स आपको अच्छे समझ में आ जाए। So thank you very much for seeing this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.